जैसा कि आप लोग रीनीट दिए हैं तो फिर से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रीनीट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव्स इन फ्री स्पेस, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फोटोन इज। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम आप लोग जानते होंगे 2m/e, जहाँ पे e क्या है एनर्जी और m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फोटोन का मोमेंटम हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो e जो कि एनर्जी अपॉन c। तो यहाँ से आपका रेशियो जब निकालेंगे इसमें तो pe अपॉन ph, तो ये सॉल्व होके आसान रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कि आप कर सकते हैं। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2m/e अपॉन कैपिटल E का रूट इनटू c। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी हमें गिवन डेटा है सब कुछ दे दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दे दिया है, एनर्जी आपको गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो ये सॉल्व होके 225 आएगा। ठीक है, तो इससे हम इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, 1। आसान क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला पुट करके सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन 2 है ये बर्नौली से पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि वाटर फ्लो इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर। प्रेशर डिफरेंस वाटर बिटवीन P एंड Q, P ये रहा, Q ये रहा, जो कि हमें दे दिया गया है 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट P एंड Q इज 40 एंड 20 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। देखिए रेट पूछ रहा है तो इसने बताया नहीं P और Q, इसका मतलब रेट यहाँ पे सेम ही है, दोनों जगह सेम ही लेना है रेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी में रिलेशन निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 आपको 40 दिया है, V1 V1 मान लिए, A2 20 और ये V2। तो यहाँ से 2V1 इज इक्वल टू V2 आ रहा है। अब हमें रेट ऑफ फ्लो पूछा है तो हमें इन दोनों में से कोई एक निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम जाते हैं बर्नौली के इक्वेशन पे। तो बर्नौली इक्वेशन से हम देख सकते हैं P, यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेते हैं P पे और Q पे P2। तो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए आप P1 माइनस P2 दे दिया है, प्रेशर डिफरेंस क्वेश्चन में बोल दिया है 15, तो इसको इधर ले जाएंगे तो हाफ रो कॉमन आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह 15 और रो दे दिया है, डेंसिटी दे दिया वाटर का 1000, तो यहाँ पे 1000 पुट कर देंगे। और V2 की जगह क्या लिख सकते हैं 2V1, तो 2V1 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी इसकी आ जाएगी, वैल्यू पुट करके यहाँ पे निकालेंगे तो वेलोसिटी इसकी आ जाएगी 1/10 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इस पे ध्यान देना होगा आपको। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, A1 V1 बोल सकते हैं या A2 V2, बात एक ही। तो A1 हमारे पास दिया है 40 इंटू 10 की पावर 40 सेंटीमीटर 10 की पावर -4। पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इंटू V1 अभी निकाले हैं 1/10, तो यहाँ से आ गया 4 इंटू 10 की पावर -4। अब ये आया मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमें चाहिए सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब में। तो क्या करेंगे, इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 6, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 400 आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं। क्या गलती करेंगे वो आप देख सकते हैं, इसमें गलती क्या होगा वो आप देख सकते हैं। इसे कह रहा है कि a thin horizontal disk is rotating about vertical axis passing through fixed point O. Its angular momentum LA and LB computed about point A, B respectively. यानी A और B दो पॉइंट दिया है और इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है आई सी एम इंटू ओमेगा। क्योंकि चूंकि ये खाली रोटेट हो रहा है, ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, तो इस केस में इसका एंगुलर मोमेंटम आई सी एम इंटू ओमेगा। और बी के अबाउट भी अगर हम देखें तो ये सेम आएगा आई सी एम इंटू ओमेगा। अब देखिए आई सी एम दोनों में सेम है, ओमेगा भी सेम है, तो इसका मतलब एल ए अपॉन एल बी अगर पूछा गया तो क्या आ जाएगा रेशियो 1। तो यहाँ से आप ऑप्शन नंबर 4 बोल सकते हैं, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी देखिए फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कंसिडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड एल रेडियस आर इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड म्यू नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड अगर आप फार्मूला नहीं याद है, मान लीजिए एग्जाम में सोलेनॉइड का फार्मूला नहीं आ रहा आपको, तो आप तुरंत निकाल भी सकते हैं। सोलेनॉइड का फार्मूला निकालने के लिए मान लेते हैं ये सोलेनॉइड है, तो क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हम इसमें फ्लक्स लिखें और उसको एल आई के बराबर कर दें तो एल जो आएगा फाई अपॉन आई, ये ही सेल्फ इंडक्टेंस देगा। फाई होता है इसमें फ्लक्स, तो हमें इसमें अगर करंट फ्लो करा दिए आई तो इसमें फ्लक्स कितना होगा, देखिए फ्लक्स होता है बी इंटू ए। और चूंकि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने होंगे टर्न्स, अगर इसकी लेंथ एल है तो क्वेश्चन में दिया है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसको एन इंटू एल इतने टर्न हो जाएंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन आई, यही इसका क्या दे देगा सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे बी की वैल्यू हम लोग जानते हैं सोलेनॉइड में म्यू नॉट एन आई, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर दिया है, और एन इंटू एल अपॉन आई। यहाँ से आई चला जाएगा और आप देखेंगे इससे तो आंसर आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एल। अब यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई एल, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस फार्मूला, किसी बच्चे को फार्मूला भी याद रहता है तो आसानी से आप सीधे लिख सकते हैं ये, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज इंक्रीज्ड बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी if the linear coefficient of thermal expansion of metal is alpha, the approximate increase in volume of sphere। तो पहले हमें वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम हमसे पूछा इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इंक्रीज इन वॉल्यूम पहले हम इसमें एरर वाला फॉर्मूला लगा करके वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशन निकाल सकते हैं, तो ये 3 डेल्टा आर बाय आर आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा वी 3 डेल्टा आर बाय आर, और v को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये आ रहा है 3 से 3 चला गया, एक r से r, तो 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। अब डेल्टा आर चेंज इन रेडियस, तो इसको आप निकाल सकते हैं आसानी से 4 पाई आर स्क्वायर,
और डेल्टा आर होता है आर अल्फा डेल्टा टी। ये थर्मल एक्सपेंशन में देखे होंगे कि लेंथ में चेंज कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 4 पाई आर क्यू अल्फा डेल्टा टी, 4 पाई आर क्यू अल्फा डेल्टा टी किस ऑप्शन में है, तो फोर्थ। तो फोर्थ आप यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो दो फिगर दिया है, कंसीडर सर्किट ए एंड बी, और दो रेसिस्टेंस दिया जिसमें एक का अल्फा जो बोल रहा है नेगेटिव है, दूसरे का पॉजिटिव। तो आपसे पूछा है कि इसमें करंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। तो आप देखिए फिगर वन क्या, फिगर ए में आप देखिए तो इस केस में आर इक्विवेलेंट जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड होगा तो ये सीधा सीधा 2R0। इसमें कोई अल्फा का टर्म या टेम्परेचर का टर्म नहीं आ रहा। तो इसका मतलब फिगर वन में आप कह सकते हैं करंट जो है आई ए ये कांस्टेंट होगा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। फिगर बी में अब देखिए बी का आंसर आप बिना सॉल्व किए अगर निकालना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो देखिए इसका रेसिस्टेंस यानी ऊपर वाले का रेसिस्टेंस नीचे वाले का रेसिस्टेंस, मतलब ऊपर वाले का रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी और नीचे वाले की इंक्रीज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि दो रेसिस्टेंस अगर है तो उसमें जो इक्विवेलेंट आता है वो छोटे वाले रेसिस्टेंस से भी कम होगा। छोटे मतलब जिसकी वैल्यू स्मॉल है उससे भी कम आएगा। तो अगर हम देखें तो इसका रेसिस्टेंस जो भी है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले का रेसिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कम होगा तो ओवरऑल रेसिस्टेंस भी इसका क्या हो जाएगा, कम। तो चूंकि ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, आई बी इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे। ठीक है, क्यों, रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 2 कह सकते हैं। तो बस ये ट्रिकी था, थोड़ा सा समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पूछा गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन मेटल सरफेस such that photoelectrons generated if power of light source start to decrease linearly। अब यहाँ पे linearly important है, यानी पावर linearly डिपेंड कर रहा है। तो उस केस में इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ क्या होगा। तो इंटेंसिटी और पावर हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए पावर जो है वो linearly डिक्रीज कर रहा है, तो इंटेंसिटी भी हम कह सकते हैं linearly डिक्रीज होगा। और डिक्रीज में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, 2 और 3। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होता है, और इसमें बोला है कि लाइट की बस इंटेंसिटी हम कम कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वही है, कहने वाला लाइट सेम है। तो इस केस में कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अब इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एक ही ग्राफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये जेनर डायोड का क्वेश्चन है। कह रहा है एन आइडियल जेनर डायोड विथ ब्रेकडाउन वोल्टेज। अच्छा, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका इंपॉर्टेंट -3 वोल्ट दिया इन रिवर्स बायस विथ नेगेटिव इनपुट वोल्टेज -5। अब द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। तब बी और ए यानी आर के क्रॉस पूछा है। तो देखिए इस सर्किट में आप कह सकते हैं जो जेनर डायोड है इसके अक्रॉस रिवर्स बायस में इसका ब्रेकडाउन कंप्लीट है, क्योंकि -3 और वोल्टेज जो अप्लाई है वो -5। तो ये ब्रेकडाउन कर चुका है। अब जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये रिवर्स बायस में भी करंट फ्लो करना चालू कर देता है। तो इसके अक्रॉस बोल रहा है कि वोल्टेज 3 है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 2। क्यों, क्योंकि टोटल जो वोल्टेज सप्लाई है इसके अक्रॉस वो कितना है, 5। तो हम यहाँ से इसका आंसर क्या बोल सकते हैं, थर्ड आएगा, 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाने का कोशिश किया गया।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि इन द मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूजिंग टर्मिनल वेलोसिटी स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, रेडियस सेम है, डेंसिटी डिफर कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉल। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है, तो 2r² g अपॉन ईटा 9 ईटा ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो। अब देखिए इससे हमें इस ग्राफ पे आना है। ग्राफ में पूछा है v वर्सेस सिग्मा बाय रो, तो यहाँ पे रो कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ से आ जाएगा 2r² g अपॉन 9 ईटा और रो कॉमन ले लिए, तो ये हो गया सिग्मा बाय रो माइनस का 1। अब देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो इसको आपको एक कांस्टेंट मान सकते हैं। इस पूरे को हमने एक कांस्टेंट मान लिया k, और ये हमारे एक्स एक्सिस पे है सिग्मा बाय रो माइनस का 1। तो अब हम यहाँ से देखते हैं इसका ग्राफ। अच्छा, ग्राफ स्टार्ट कर रहा है 1 से, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 1 पुट कर दिए, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर सिग्मा बाय रो 1 है तो उस केस में v क्या आ जाएगा 0। तो v 0 आ गया। तो ग्राफ आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। अब 0 ग्राफ एक ही दिख रहा है, और y इक्वल टू mx प्लस c से देख सकते हैं लीनियर होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक, उतना कोई टफ नहीं था, बस फार्मूला याद है तो आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 प्लेनेट P1 एंड P2 विथ इक्वल मास इक्वल है एंड रेडियस r1 r2 रिस्पेक्टिवली विथ r2 इक्वल टू r1 बाय 2। द एस्केप स्पीड ऑफ P1 एंड P2 आर v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, देन v2 बाय v1। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, अंडर रूट 2gm बाय r। अब g सेम है, मास भी क्वेश्चन में सेम बोल दिया, यानी v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है v2 बाय v1, तो पहले v2 लिखेंगे फिर v1, तो ये इनवर्सली था तो ये हो जाएगा r1 अपॉन r2, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, r2 बोला है r1 बाय 2, तो ये r1 अपॉन r1 बाय 2, तो यहाँ से v2 बाय v1 क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, और इसके अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं, क्या होगा 4। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, कर सकते थे आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आसान ही है एक तरीके से, सब कुछ दे दिया, आपसे वैल्यू पूछ रहा है पीक एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। तो ये एसी चैप्टर का क्वेश्चन है। कह रहा है इन एसी वोल्टेज भी दिस दे दिया, वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस एलसीआर सर्किट, देन करंट एम्पलीट्यूड इन द सर्किट। देखिए करंट एम्पलीट्यूड जो होता है वो वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय जेड, जहाँ पे जेड क्या है इम्पीडेंस। वोल्टेज एम्पलीट्यूड हमें 220 दे दिया, और जेड हमें निकालना पड़ेगा। जेड के लिए पहले एक्सएल निकालते हैं, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू दे दिया है सर क्वेश्चन में, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। v जो है वो 220 साइन 2 इंटू 10 की पावर 3 t। तो यहाँ से आप ओमेगा देख सकते हैं, ओमेगा क्या आ जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो 2 इंटू 10 की पावर 3, और L क्वेश्चन में दे दिया है 10 मिली हेनरी, तो मिली का मतलब 10 की पावर माइनस 3, तो यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो ये 20 ओम आएगा। फिर क्या निकालना में XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C, और फिर से ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 10 की पावर 3, और C की वैल्यू वहाँ से देख लेंगे 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6,
तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये भी 20 ही आएगा। और R जो है हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है, R की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 100 ओम। तो अब हम आते हैं Z पे। Z क्या होता है? अंडर रूट XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्वेश्चन में देख सकते हैं XL और XC सेम है, तो इसका मतलब Z किसके बराबर आ जाएगा? R। और R कितना दिया है हमें? 100। तो फिर हम IM आप यहां से भी देख सकते हैं, IM कितना हो जाएगा? VM 220 और Z हम निकाल चुके हैं, कितना है? 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। और इसका आंसर यहां से कह सकते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेशन था, थोड़ा सा कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको विजुअल में फंसा सकता है। यहाँ पे A और B के क्रॉस पूछा है क्या? द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो दो सर्किट दिया और दोनों में A और B के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका A फिगर में 2 इंडक्टर है और ये सीरीज में लगा। इसका इंडक्टेंस L, इसका भी L मान लिए। अब A पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट यहाँ है, और इसमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि करंट जा रहा है, जो कि करंट वेरी कर रहा है, वेयर टाइम वेरिंग करंट बोल रहा है, तो इसका मतलब करंट वेरी कर रहा है। तो हम इंड्यूस ईएमएफ जानते हैं क्या होता है, तो माइनस का L di/dt। तो पहले वाले सर्किट का हम E1 मान लिए, L था और di/dt। दूसरे सर्किट में आते हैं। दूसरे सर्किट में 2 इंडक्टर्स पैरेलल में लगे हुए, तो इन दोनों का पहले हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ये A और B। क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस को बोला है, नेगलेक्ट करना। तो बस इन दोनों का जो हम पैरेलल निकालेंगे तो पैरेलल में रेसिस्टेंस की तरह ऐड होता है, हम लोग जानते हैं। तो इसका जो L इक्विवेलेंट आएगा वो 2L हो जाएगा। और इसके एंड के क्रॉस करंट इसमें भी I बोल रखा है, तो I एज ए फंक्शन ऑफ T बोल रखा है। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा उसको 2 मान लिए, तो ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट। इसका देखेंगे तो आप L इक्विवेलेंट पैरेलल में रेसिस्टेंस की तरह ऐड होगा, तो ये L/2 होगा। तो यहाँ से आप E इक्विवेलेंट में कह सकते हैं माइनस का L/2 di/dt। अब क्वेश्चन में पूछा है कि P और Q वाले का रेशियो बताना है। तो P पहला वाला है और Q दूसरा वाला है, तो इसका जब रेशियो लेंगे E1/E2, तो देखिए हर एक चीज कैंसिल हो जाएगा, नीचे है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो ये भी आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन कैपेसिटर से पूछा है, जो कि कह सकते हैं ये भी आसान ही है। बस सीरीज पैरेलल जानते हैं कैपेसिटर का, तो आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अरेंजमेंट दे दिया आपको, और P के क्रॉस एनर्जी अगर UP है और इसके टोटल के क्रॉस एनर्जी अगर UT है, तो UP/UT बताना है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं ये हमारा P और ये Q और ये S। पहले तो P के क्रॉस, तो वोल्टेज अगर V है तो इसके क्रॉस हम कह सकते हैं वोल्टेज V/2 होगा। तो हमें पहले इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो UP वोल्टेज दे दिया है, तो हाफ CV² यूज करेंगे, तो हाफ C और V की जगह V/2। ये UP आ गया। टोटल एनर्जी में हमें पूरे के क्रॉस देखना है। पूरे के क्रॉस में देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में, तो इसका C/2, और ये कैपेसिटर उसके साथ पैरेलल में है,
तो इसका ऐड कर देंगे तो c/2 प्लस सी, तो ये आसानी से 3c/2 आ गया। तो इसके क्रॉस और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है v, तो हाफ 3/2c इंटू वी स्क्वायर। अब हमें इसका रेशियो निकालना है, तो यू पी अपॉन यू टी पुट कर देंगे वैल्यूज, हाफ सी वी स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 3c वी स्क्वायर बाय 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सी वी स्क्वायर बाय 4 सी वी स्क्वायर बाय 4 चला गया, ये आ गया 1/6 और 1/6 फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये भी थोड़ा सा ही टफ है, ना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएशन का रोल होगा। तो कह रहा है कि कंडक्टिंग लूप फाइनाइट रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टेंस फिक्स है फाइनाइट एक्स वाई प्लेन में, देयर इज ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, यानी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड है। द एरिया ऑफ लूप वेरीज विथ टाइम टी, जहाँ एरिया जो है वो इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो in approximate unit, the figure that correctly indicate the quantitative behavior of power dissipated in the loop as a function of time। देखिए लूप में पावर पूछा है, अगर हम ईएमएफ निकाल लें तो उसमें हम ई स्क्वायर बाय आर कर सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले से। अब ईएमएफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए एरिया वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो फ्लक्स इसमें क्या होगा, वेरी करेगा, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या आएगा, ईएमएफ। तो हम ईएमएफ पहले निकालते हैं। ईएमएफ होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। अब देखिए फाई क्या होगा, बी इंटू ए, बी मान लेते हैं, कुछ वैल्यू दे दिया बी, मान लिया ज्यूम कर लिए बी है। ए की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट 1 प्लस साइन टी। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो b कांस्टेंट होगा, एक नॉट कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन का क्या हो जाएगा कॉस। तो यहां से ईएमएफ आ गया माइनस का बी ए कॉस टी। अब पावर पूछा है, पावर क्या हो जाएगा, ईएमएफ का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस आप आर मान लीजिए उसका, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ए नॉट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी अपॉन आर। अब देखिए कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ, तो देखिए अगर हम लोग कॉस टी का ग्राफ जानते हैं तो कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ में कुछ नहीं, नीचे वाला पोर्शन जो हैगा ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे पोर्शन नहीं आएगा। तो ऐसा एक ही ग्राफ दिख रहा है कॉस का ग्राफ में, वो ऑप्शन कौन सा है 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा लेंदी भी कह सकते थे, और मैथ्स इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज हो रहा है, तो नीट वाले बच्चे को थोड़ा सा ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ पता होना चाहिए, तब जा करके इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन कह रहा है, इन एन एडियाबेटिक एक्सपेंशन द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस डिक्रीजेज फ्रॉम 60 to 50, तो वर्क डन बाय गैस इन द प्रोसेस। आर की वैल्यू दे दिया। देखिए एडियाबेटिक का वर्क डन क्या होगा, तो फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं एडियाबेटिक में वर्क डन आप माइनस डेल्टा यू के बराबर कह सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया है तो हम इससे भी जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का एन सी वी डेल्टा टी। अब सब कुछ दे दिया, आप पुट कर सकते हैं माइनस एन 1 मोल सी वी क्या होता है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो 5/2 नहीं, सी वी इसका 3/2 आर आएगा, और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो ये हो गया 50 माइनस 60। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये सॉल्व करके 124.5 जूल आएगा, और यहाँ से आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा
4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जो है वो काइनेमेटिक्स का है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बेसिक से जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। आप अगर शॉर्टकट में किए तो ये क्वेश्चंस गलत हो सकता है। कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस। सबकी वैल्यू दे दिया है, आपसे पूछा है द एवरेज स्पीड। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड। इसमें एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा है, एवरेज स्पीड। तो हम लोग जानते हैं जब भी एवरेज स्पीड पूछा जाता है तो हम चेक करते हैं कब से कब पूछा है, 0 से 6। तो हम ये चेक करना होगा 0 से 6 में कि कहीं ये 0 से 6 में रिटर्न तो नहीं हुआ है। तो इसका तरीका क्या है, पहले जो फंक्शन दिया है पोजीशन का उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी दे देगा और डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 2 अल्फा टी माइनस का बीटा। और हमें इसको चेक करना है कि ये 0 कहाँ हो रहा है, तो इसको 0 के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से टी आएगा बीटा बाय 2 अल्फा। अब बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6/2, अल्फा भी गिवन है 1, तो ये आ गया 3। इसका मतलब 3 सेकेंड पे ये टर्न ले रहा है, 3 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो रही है। तो हमें इसको ब्रेक करके देखना होगा। पहले हमें चेक करना है t इक्वल टू 0 पे कहाँ है। t इक्वल टू 0 पे अगर आप s निकालें तो यहाँ 0 0 पुट करेंगे, ये गामा के बराबर आएगा और गामा की वैल्यू हमें 5 दिया है, यानी t बराबर 0 पे ये 5 मीटर पे। अगली बार t इक्वल टू 6 पे नहीं चेक करके जो हमें 3 आया है उस पे चेक करना होगा। तो 3 पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अल्फा दिया है 1 टाइम 3, बीटा दे दिया है 6 टाइम 3 और प्लस का गामा दे दिया है 5। ये सॉल्व करेंगे तो ये 9 माइनस 18 प्लस 5 और ये सॉल्व करके -4 आ रहा है। अभी भी यहाँ पे एक और करना है, कब तक पूछा है, t इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू 6 पे भी चेक करना पड़ेगा। t इक्वल टू 6 पे चेक करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1 इंटू 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 6 प्लस 5, ये सॉल्व करके 5 आएगा। तो अब इसको एक काम करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ये 0 वाली लाइन ले ली, ओरिजिन है। पहले t बराबर 0 पे कहाँ है, x इक्वल टू 5। फिर t बराबर 3 सेकेंड पे, t बराबर 0 पे x इक्वल टू 5 है। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे x आ रहा है माइनस का 4, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर से t इक्वल टू 6 पे x 5 आ रहा है। तो देखिए पहले पार्टिकल यहाँ है, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, तो 5 से -4 यानी 9 वापस आया, 9 आगे गया। तो एवरेज वेलोसिटी इसका 9 वापस आया और आगे गया, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट 18 डिवाइड बाय 6, तो यहाँ से आ रहा है 3। तो इसका आंसर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड है और ऐसा भी इंफॉर्मेशन है कि ये अगर 6-7 का बच्चा भी अगर करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। देखिए माइक्रोवेव, आप लोग घर में माइक्रोवेव यूज करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, तो क्या खाना गर्म करने के लिए। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, पी का सेकेंड। यूवी रे, ये भी आपके घर में यूज होता है, कहाँ पे, तो आरओ में लिखा रहता है कि अल्ट्रावायलेट रे है जो कि इंसेक्ट को मारता है। तो प्यूरिफाइंग वाटर। अब गामा रे थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल है। गामा रे जो होता है वो किसमें, कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करने में होता है। और बचा रेडियो वेव, तो रेडियो वेव में आप लोग जानते हैं मोबाइल फ़ोन में भी AM FM होता है, तो रेडियो वेव की तरह है। तो यहाँ से आप सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हैं, क्या होगा, P का माइक्रोवेव, तो फूड,
तो P का क्या आ जाएगा, सेकेंड। P का सेकेंड देखिए फर्स्ट और फोर्थ में। नेक्स्ट देखेंगे Q, यूवी रे। यूवी रे का क्या आ रहा है, प्यूरिफाइंग द वाटर, तो फर्स्ट, यानी Q का 1 हो गया। और ये दो ऑप्शन से ही आप कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो इसको आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि एन आइडियल गैस ऑफ इज मेड ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा वो खेलना चाह रहा था डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है। ईच ऑफ मॉलिक्यूल हैज 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। इफ द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी इज Cp/Cv इज 8/7, देन वैल्यू ऑफ f। तो देखिए हम लोग Cp/Cv दे दिया 8/7। अब Cp डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में हम लोग कैसे जानते हैं, तो Cp होता है f/2 + 1। यहाँ पे ये f इससे अलग है, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को f1 मान लेते हैं। और Cv क्या होता है, f1/2 = 8/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2/f1। यहाँ पे f1 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2/f1 8/7 - 1, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2/f1 आ गया 1/7। अब f1 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकलेगा, तो इसमें बोल दिया है कि ट्रांसलेशनल कितने हैं, 3, तो 3, रोटेशनल कितने हैं, 3 और ऐड कर देंगे। और वाइब्रेशनल में हम जानते हैं 2 टाइम्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोड होता है, तो ये f दिया है तो f लिख लेंगे। तो यहाँ से f1 की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें, तो ये हो गया 6 + 2f = 1/7। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 6 + 2f = 14, 2f = 14 - 6 8, तो यहाँ से f आ जाएगा कितना, 4। और 4 यहाँ पे देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2, तो 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है वो डायग्राम जो है वो आपको पूरा समझिए कि डराने के लिए बना दिया है, लेकिन डरना नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आप किए होंगे, आपने जब स्टडी किया होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कह रहा है यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज टेकन स्लोली थ्रू एन इनफाइनेटेसिमली थिन ट्यूब। मतलब यहाँ पे एक ट्यूब बना हुआ है, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज दे दिया है, और इसमें हम चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं, ठीक है। और आपसे पूछा था इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन A और B दे दिया है, जिसकी डिस्टेंस 2r और 3r, जो कि डायग्राम में भी दिख रहा है। इन दिस प्रोसेस मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज इज ρr² / n ε0, देन द वैल्यू ऑफ n। तो देखिए वर्क डन, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, ΔU, ठीक। अब ΔU कैसे निकालेंगे, तो U फाइनल कहाँ गया है, B - UA। पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जा रहा है, तो हम जानते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले गया तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस चार्ज इनटू VA। और ये यूनिट है, इसका मतलब इसको 1 पुट कर सकते हैं, ये भी 1, तो सीधा आंसर आएगा VB - VA। अब B पे पोटेंशियल, तो मान लेते हैं इस पे चार्ज जो है, इस गोले पे चार्ज टोटल Q है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, KQ/ डिस्टेंस है 3r माइनस KQ/ A का डिस्टेंस 2r, ये आप जानते हैं फॉर्मूला।
के क्यू कॉमन आ जाएगा, आर भी कॉमन आ गया, यहाँ से आ जाएगा 1/3 माइनस 1/2। ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस का आएगा। आंसर में आपको रो के टर्म में लाना है तो क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए क्यू इस पे टोटल चार्ज थ्रू आउट है और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में दे दिया है, इसका डेंसिटी रो। क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा के को 1/4πε0। क्यू को लिख सकते हैं रो इंटू 4/3πr³ अपॉन 6r। तो यहां से देखिए 4π आर स्क्वायर से एक आर चला गया r³ से, तो एक r² बचेगा और 3 और 6, तो यानी नीचे कितना आ रहा है 18, और नीचे 18 आ रहा है और यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं n, तो n कितना हो जाएगा 18, और 18 किस में है 1, तो इसका ऑप्शन 1 ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से पूछा गया, और ऐसा आप लोग किए भी होंगे कि एक लूप से ऐसे करंट जा रहा है तो आप जल्दी से इसका आंसर 0 लगा देते हैं, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा, क्योंकि दो फ्रेम में जब करंट बट रहा है तो उसमें रेसिस्टेंस अलग अलग दिया है। देखिए कह रहा है कि I नोट यहां से करंट आ रहा है थ्रू अ मेटेलिक circular loop of radius r as shown in the figure. Resistance of segment A B C. अब देखिए A B C segment का resistance is half of ADC. ADC का हाफ है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी रेसिस्टेंस R मान लेते हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी R/2। और अब ये करंट जो होगा वो दोनों में डिवाइड होगा, तो करंट जो होगा वो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है। तो आप ये निकाल सकते हैं कि इसमें करंट अगर I1 है और इसमें करंट अगर I2 है, तो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो I1 जो आएगा इसमें ज़्यादा करंट आएगा, तो ये 2I0/3 हो जाएगा, और I2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा I0/3। अब आपसे पूछा है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हाफ लूप की वजह से हम जानते हैं, देखिए इधर जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा और इधर वाले की तरफ से अंदर। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, लेफ्ट वाले की वजह से V1 मान लेते हैं, राइट वाले की वजह से V2। मैग्नेटिक फील्ड हाफ लूप की वजह से क्या फॉर्मूला जानते हैं, μ0 I1/4r, μ0 I2/4r, कॉमन ले लेंगे, μ0/4r, I1 माइनस I2 आ जाएगा और इन दोनों को माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे I0/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा μ0 I0/3 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई 12r। और आप ऑप्शन देख सकते हैं 12 एक ही है, ऑप्शन नंबर 2, तो इसका 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए, कह रहा बॉब ऑफ मास m एट रेस्ट इज हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक पेंडुलम लटक रहा है और इधर से एक बॉल 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और कोलाइड किया। क्वेश्चन में बोल दिया है कि कोलाइड इलास्टिकली और मास भी सेम दिया है। आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई भी पार्टिकल सेम मास का इलास्टिकली कोलाइड करता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बी रुका हुआ था और ये चल रहा था। अब टकराने के बाद क्या होगा, ए पहले चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से और बी रुका हुआ था। आफ्टर कोलिजन हम लोग क्या जानते हैं, वेलोसिटी एक्सचेंज होगी, तो ए रुक जाएगा और बी चलने लगेगा। तो आफ्टर कोलिजन बी की वेलोसिटी ऑफ बी पूछा गया, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन हो जाएगा। अब आफ्टर कोलिजन ये बॉब जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा,
तो हम यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं इसका कि जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी बी का स्क्वायर, ये किस में चला जाएगा, पोटेंशियल में, तो एम जी एच। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हैं। हाइट पूछा है आपसे क्वेश्चन में, तो वी बी का स्क्वायर अपॉन में 2g, वैल्यू पुट कर देंगे 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 10, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 मीटर। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही, डायग्राम बस डराने के लिए ऐसे दिया है। तो इसका ऑप्शन 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन करेक्ट, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 एप्सिलॉन r 9 दे दिया, हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड Ex E नॉट साइन kz माइनस 2 पाई इंटू 10⁶, E नॉट एम्पलीट्यूड है, k वेव वेक्टर है, एमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट चॉइस। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, इनकरेक्ट पूछा है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी ट्रेवलिंग वेव होती है तो इसको आप एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए तो k जो है वो k ही है, और इसका ओमेगा जो है वो है 2 पाई 10⁶। अब इसमें पूछा है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो आप लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे कि y इक्वल टू अगर a साइन kx माइनस ओमेगा टी आता है तो ये वेव पॉजिटिव एक्स में जाता है। यहाँ पे के जेड माइनस ओमेगा टी का फॉर्मेट है, तो ये किधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव जेड में जाएगा। यानी कह रहा था डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, जो कि करेक्ट ऑप्शन नहीं, बस करेक्ट स्टेटमेंट है। पूछा है इनकरेक्ट चॉइस, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, मतलब पहला हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट पूछा है द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम इज। अब हम स्पीड जानते हैं क्या होता है किसी मीडियम में, c बाय अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन में म्यू आर मान ले लेंगे, कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एप्सिलॉन आर की जगह यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर की जगह 9, तो ये सॉल्व करके आएगा 10⁸। और इसने कहा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड मीडियम इज 10⁸। यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपसे पूछा है इनकरेक्ट चॉइस, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट आते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में आप लोग रिलेशन जानते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू वी बाय एफ। अब v हमारे पास आ चुका है 10⁸ अपॉन f फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं ओमेगा जो होता है वो 2 पाई f होता है, तो 2 पाई इसमें से हटा दें तो f 10⁶ है, तो 10⁶। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 100 आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड मीडियम इज 300 और आ रहा है हमारा 100, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा आंसर 3rd होगा। देखा जाए तो इसका 3rd आंसर ही सही है। 4th में भी कुछ कंफ्यूजन है लोगों को, लेकिन अगर परफेक्ट देखा जाए तो इसका 3 हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटीग्रेशन से, तो कहने का मतलब इस बार पेपर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया कि आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे जब भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात आती है तो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है।
कह रहा पार्टिकल एम मूव्स अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to L, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वेरीज एज, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वेरिएशन दे दिया है किसके साथ, x के साथ, कितना, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स, वेयर म्यू नॉट एंड अल्फा आर कांस्टेंट एप्रोप्रिएट डायमेंशन सो दैट म्यू एल इक्वल टू 0। एक और इंफॉर्मेशन दिया है, म्यू के एल जो है वो 0 है, यानी x की जगह अगर l पुट करें तो ये 0 आएगा। तो यहाँ पे x की जगह l पुट करते हैं, म्यू नॉट माइनस अल्फा l इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा आ जाएगा म्यू नॉट बाय l। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और आ गया। अब कह रहा है टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग मोशन इज, वर्क डन पूछा है, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन क्या होता है, किसी का भी वर्क डन क्या होता है, F डॉट ds। अब यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं माइनस टाइम्स F होता है फ्रिक्शन में म्यू के, और इंटू नॉर्मल, नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg, और dx x में चल रहा है तो dx लिख लेंगे। म्यू के की वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन में उसको पुट कर देंगे, म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स इंटू एम जी डी एक्स, और यहां से आप वर्क निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस का एम जी बाहर निकाल लेंगे, क्यों, कांस्टेंट है, और म्यू नॉट इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एक्स, और इधर अल्फा एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट बोल रहा है कहां से कहां जाना है हमें, 0 to L, आप यहां पे भी लगा सकते हैं 0 to L। तो 0 to L, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ गया माइनस का एम जी म्यू नॉट इंटू एल माइनस अल्फा, अल्फा आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दिया था उससे आप निकाल चुके हैं, म्यू नॉट बाय एल यहाँ पुट कर देंगे, और x की जगह l तो एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ से एक l चला जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एम जी ये हो गया म्यू नॉट एल बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे एम जी म्यू नॉट एल बाई 2। अब इसको आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखिए n एक नंबर है, और जो कि नंबर यहाँ पे देखा गया तो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कंसिडर 3 मीडियम PQR with refractive index 1, 1.25 and 1.5. The medium Q has thickness 5 cm is placed between extended medium of P and R. Q जो है P और R के बीच में रखा है। An object O is placed center of medium, 5 सेंटीमीटर इसका थिकनेस था, उसके सेंटर पे रखा है। If viewed from medium P near normal direction, the apparent depth of O is H1. For similar observation for medium R, the apparent depth is H2. तो value of H1 minus H2 in सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ पे मीडियम Q को बना रहे हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट बीच में है, ये हाइट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, P मीडियम ये रहा, P से देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है कितना, 1। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में देखें कि जब भी हम किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका जो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आता है, वो जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में उसकी हाइट कितनी है इसकी, तो ये 2.5 मिडिल में रखा है, 2.5 अपॉन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है NQ 1.25
1.25, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस तो 1.25 और इसका 1 है तो इसका सीधे सीधे हाइट आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे वाला जो मीडियम है वो है P। इससे जब देखेंगे तो इसमें जो हाइट आएगा तो पहले तो उसकी एक्चुअल हाइट जो दिया है वो ले लेंगे, यहाँ से बीच में 2.5 और अपॉन, अब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25, लेकिन आप देख इससे रहे तो इसके से डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा। अब आपसे पूछा है H1 माइनस H2 का मॉड, तो H1 माइनस H2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस 3 मॉड जो कि 1 आ रहा है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैट का, कंसीडर ए फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विथ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q, अ पॉइंट चार्ज माइनस q जो कि कैपिटल Q से बहुत ही स्मॉल है, विथ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज स्फीयर, व्हेन द पॉइंट चार्ज रीचेज सरफेस ऑफ स्फीयर इट्स स्पीड इज। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, एक कंसिडर फिक्स यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर, एक चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है यूनिफॉर्मली और इसके सामने दूसरे चार्ज को रिलीज किए हैं माइनस क्यू चार्ज, कहाँ से, 3r डिस्टेंस से, और जब ये चार्ज, देखिए ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके पास आएगा, तो जब ये चार्ज इसके सरफेस पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, ग्रेविटी में भी ऐसा आता है, जिसमें क्या लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इसको MEC बोल सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, U इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, KQ माइनस Q बाय R 3R प्लस, अब रिलीज किया है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिलीज किया है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसके सरफेस पे KQ बाय R, क्योंकि सरफेस पे रेडियस R होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। यहाँ से हमें वेलोसिटी निकालना है, इसको इस तरफ ले आएंगे, KQ बाय R कॉमन हो जाएगा, इधर से आएगा इसमें 1/3, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का 1, इसको इधर ले आए, कॉमन ले लिए, इधर से बच गया माइनस, ये 1/3 और ये इधर आके प्लस हो गया तो 1 इज इक्वल टू ½ mv²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो गया -2/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, KQ बाय R इंटू 2/3 इज इक्वल टू ½ mv²। वेलोसिटी पूछा है, K की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2/3 अपॉन R, ये वाला 2 भी आप इधर भेज सकते हैं, नीचे m इज इक्वल टू v²। अब यहाँ से देख सकते हैं ये 2 और ये 4 चला गया, तो नीचे 3 बच रहा है, ऊपर KQ, नीचे 3R एप्सिलॉन नॉट m। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, और ये v का स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा, तो नीचे 3 ऊपर 1, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 4th, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आपका जीए सर, और नीट का सॉल्यूशन हम लोग लेके फिर से आ गए हैं आपके लिए एक ही साल में 2 बार। तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 और उससे आगे जो है लेके चलता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही बेसिक सर्कुलर मोशन का बैंकिंग ऑफ रोड का सवाल है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को तो ये फॉर्मूला ही डायरेक्टली याद होगा, तो वो तो उसको तुरंत कर आए होंगे। लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअली बात कर लें तो मान लेते हैं बैंक रोड है और इस पे कोई व्हीकल चल रहा है, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन, एक mg, और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जब एंगल वगैरह इसमें हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग एंगल थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल से एंगल थीटा मिल जाएगा हमें। इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो n cos थीटा ये तो mg के बराबर हो जाएगा, और n sin थीटा ये आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने वाला है mv स्क्वायर बाय r से। इनको भी डिवाइड करके दिख रहा है tan थीटा v स्क्वायर बाय rg आ जाएगा। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। v की वैल्यू हमें साफ साफ दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 स्क्वायर अपॉन रेडियस भी 50 है, g की वैल्यू 10 है, तो इसमें सुंदर सा आंसर आ गया है 1/5 tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 1/5, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेनली कंसेप्चुअल सवाल है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा इसका मैथमेटिकल एंगल देखते हैं। इसमें ये सर्कल या सर्कुलर रिंग है, ये तो फिक्स है। अब इसमें यहां से दो पार्टिकल आइडेंटिकल हैं और सेम एंगुलर स्पीड दे रखी है, तो लीनियर स्पीड भी सेम ही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी मोमेंट पे ये पार्टिकल यहां आ गया है, ये यहां आ गया है, और ध्यान देने की बात यह है कि ये वाला एंगल हमें थीटा दे रखा है। तो ऐसे में इसकी वेलोसिटी v ऐसे और इसकी वेलोसिटी v ऐसे होगी। एंगल की कैलकुलेशन देखें तो इस थीटा होने से ये वाला एंगल थीटा बन जाएगा। अब इनकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो v sin थीटा होगा, ये इसका इधर v sin थीटा, और v cos थीटा वाले कंपोनेंट देखें तो दोनों के सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे में हम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम जब देखेंगे तो वो वैल्यू 2mv cos थीटा जैसी आ जाएगी। अब शुरू में ध्यान देने की बात है, जब ये दोनों यहां पे थे तब थीटा की वैल्यू π/2 है, तो जब थीटा π/2 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगी, और जब ये वापस घूम के आ जाएंगे -π/2 पे यहाँ पे, तो भी थीटा की वैल्यू 0 होगी। जब ये लोग इक्वेटर पे होंगे, मान लीजिए यहाँ पे डायमेट्रिकली अपोजिट, तब थीटा 0 है, उस समय इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट को कोलैबोरेट करता हुआ ग्राफ नंबर 4 हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमें करेक्ट लगाना चाहिए। मूविंग ऑन। इस क्वेश्चन में देखें तो बस सोचना ही है, ज्यादा करने का कुछ नहीं। बस ये ध्यान रहे कोई बच्चे जल्दीबाजी में ये छोटा सा सर्किट जो ओपन है इसको मिस कर गया तो सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन मैच भी नहीं कर रहा बच्चा अगर गलत करे तो। फिर भी देखें, डायोड डी हमारे पास फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस में चार्जेस का फ्लो जंक्शन की तरफ होता है, तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी। डायोड D2 ओपन है, कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसमें जो नॉर्मल पीएन जंक्शन में स्टेडी स्टेट में होता है वही होगा। और डायोड D3 रिवर्स बायस में चार्जेस का या चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट अवे फ्रॉम द जंक्शन होता है, तो इसमें डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। तो ये क्लियर कट केस है कि सबसे कम डिप्लीशन रीजन की विड्थ होनी चाहिए D1 में। तो हम कहें W1 स्मॉलेस्ट होगा, दूसरे नंबर पे W2, और सबसे ज्यादा डिप्लीशन रीजन की विड्थ आएगी जो W3 में आनी चाहिए। तो इसमें देखें तो इन्होंने ऑप्शन उल्टा लिखा हुआ है, बस या हमने उल्टा लिख दिया जो भी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही बैठ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो यहाँ पर दो लेंस हैं। पहले ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस L1 बनाता है, उस इमेज को L2 ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और फिर से वो उसकी इमेज बनाएगा। तो जब हम लोग L1 के लिए कैलकुलेशन करना शुरू करें सबसे पहले, और मैं लेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, मान लेते हैं L1 ने कुछ V1 डिस्टेंस पे इमेज बनाई, माइनस उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 30 दे रखी है, तो साइन कन्वेंशन बोलेगा कि -30 रखो। और कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हम लोग लिख लेते, तो 1/10।
इससे जब हम लोग सॉल्व करके v की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 1/10 माइनस 1/30 और 1/v बराबर 3 माइनस 1/30, यानी v की वैल्यू 15 आ जा रही है। ध्यान देने की बात, +15। अब +15 का मतलब ये है कि ये अगर लेंस है तो जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और इस लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी पीछे। अब इसमें अगर हम कॉन्केव लेंस को लेके आए तो कॉन्केव लेंस यहाँ कहीं बीच में है और अगर इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो हम कह सकते हैं जो इमेज है वो कॉन्केव लेंस से कितनी दूरी पे आ रही है, 12 सेंटीमीटर। तो अब ये हम लोग इमेज डिस्टेंस में रख देंगे, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे कॉन्केव लेंस के लिए, L2 के लिए। तो 1/v2 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, और इसमें u की वैल्यू आप 12 रख देते हैं, नई वैल्यू। v की वैल्यू जब आप इसको सॉल्व करेंगे u की वैल्यू 12 रख देंगे, f की वैल्यू -10, और यहां से v2 सॉल्व होके -60 आ जाएगा। v2 की वैल्यू -60 आने का मतलब L2 से जो डिस्टेंस होगी वो माइनस होने का मतलब इस साइड है, और इस साइड को हम लोग लेफ्ट बोल लेते हैं। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, 60 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। अच्छा, कुछ बच्चे खाली 60 सेंटीमीटर देखते ही आंसर पे दौड़ पड़े तो उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन पहले रखा हुआ है, सावधान। तो ऐसे में इसका आंसर नंबर 3 हमें लगाना चाहिए बहुत ही ध्यान से। इस बार कई सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें लगता है कि जो आंसर है वो पहले वाला सही होगा लेकिन एक्चुअली गलत मिल रहा। चलिए, इसमें हम लोग सावधानी से निकल गए। नेक्स्ट आगे वाले सवाल की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 30, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड छोटा सा सवाल है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन या ऑप्शन ऐसे हैं कि बच्चा गड़बड़ कर सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा ले आऊं। हाँ, अब इसमें देखें हम लोग, एक केस में तो मतलब 2 सॉलिड स्फीयर हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। एक बार बड़े स्फीयर के सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार छोटे स्फीयर। तो IA और IB इनको बोल भी दिया है। तो अगर हम लोग पहले IA की कैलकुलेशन करें, यहां करता हूं मैं, IA लिखें तो IA बड़े वाले स्फीयर के लिए तो सेंट्रोइडल सेंटर से ही पास कर रही है, तो उसके लिए तो सीधे एक्सप्रेशन आ जाएगा जो भी आएगा 2/5 mr²। और छोटे वाले स्फीयर के लिए देखें तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, उसके खुद के सेंटर के अबाउट तो ये हो जाएगा, और जब शिफ्ट करेंगे यहां से यहां तक की दूरी हम लोग देखेंगे तो छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर के बीच की जो दूरी है वो r + r के बराबर। तो ये IA हम लोगों ने लिख दिया है। IB लिखना चाहें तो B के लिए सिचुएशन ऐसे रिवर्स हो गई है कि B एक्सिस जो है छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से पास कर रही। तो जब बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, पहले उसका ICF प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके जो भी शिफ्टिंग हम लोग करते हैं, तो इसमें मास अब की बार बड़े स्फीयर का आएगा। डिस्टेंस अभी भी सेंटर टू सेंटर वही r + r है, तो ये r + r इसका होल स्क्वायर। अच्छा, छोटे स्फीयर के सेंटर से ही पास कर रहा है तो इसके लिए कोई शिफ्टिंग नहीं करनी, तो इसके लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख दिया। और मजे की बात है, हमसे यहाँ IA - IB डिफरेंस पूछा गया है, तो जब हम लोग इस डिफरेंस को निकालने का प्रयास करते हैं, IA - IB ये जब निकाल रहे हैं तो ध्यान से देखें तो 2/5 mr² वाले टर्म तो कैंसिल ही हो जा रहे हैं। अब यहां ध्यान देने की बात है कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन में केवल इतना फर्क है, एक जगह कैपिटल M - M है और एक जगह स्मॉल m - कैपिटल M। हमें क्वेश्चन के हिसाब से देखना, हमसे IA - IB ही पूछा है, तो हमें इसी ऑर्डर में माइनस करना चाहिए, और इस ऑर्डर में माइनस करेंगे तो स्मॉल m आप देखिए पहले आएगा, कैपिटल M बाद में, बाकी तो चीज आनी ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर 3। इसमें भी पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद गलती के चांस दिख रहे थे कि M - M या कैपिटल M - M, अगर आप ना ध्यान दे तो ठीक है। इसमें भी ऐसे कोई नहीं, बहुत मुश्किल सवाल था। आगे बढ़े हम लोग। अभी इस सवाल में देखें तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग एटॉमिक स्ट्रक्चर का सवाल है। कई बार बच्चे हो सकता है कि वेलोसिटी का ये डेटा देख के उनको अच्छा सा न लगे और वो आगे बढ़ जाए, बाकी बच्चों ऐसा कुछ है नहीं।
सवाल में डेटा इस हिसाब से एडजस्ट कर दिया कि आगे की कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाए। वो मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमें दे रखी है और रेडियस पूछा है, तो हम कोई फॉर्मूला लगाने की बजाय क्यों ना कंसेप्ट से ही चले कि जो भी इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मिलने वाला है। तो इसको मैं k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लिखता हूं। k कूलम्स कांस्टेंट है, तो इससे जो एक्सप्रेशन बनेगा r का जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है k को मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है e स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर। अब वैल्यू सब ऐसे ही दे रखी, तो इसी हिसाब से मैं रखता हूं। तो एडवाइस ये है, इसमें जो पहले से बने हुए फॉर्मूले हैं वो ना यूज करें तो बढ़िया है, कई बार डेटा थोड़ा चेंज मिल सकता है। तो e स्क्वायर की वैल्यू रखी हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका होल स्क्वायर अपॉन मास m की वैल्यू रखी हमने 9 इंटू 10⁻31 और क्या है नीचे v स्क्वायर। अब देखो v स्क्वायर होते ही रूट वाला काम खत्म, 25.6 और स्क्वायर है तो पावर में भी उसका एडजस्टमेंट दिखना चाहिए, 10⁻10 हो जाएगा। अच्छा, एक वैल्यू ये रखनी रह गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी और रख देते हैं 9 इंटू 10⁹। ठीक है, तो बढ़िया सी कैलकुलेशन हो गई। 9 से 9 कैंसिल हो जा रहा है, 1.6 का स्क्वायर 2.56 होता है, वो भी नीचे वाले को कैंसिल करेगा। और सॉल्व करा आप जब कर लेंगे तो बहुत आसानी से इसकी वैल्यू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगी। अब हम देखें इस 10⁻⁻9 मीटर को हम 1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर लिख सकते, तो इसका करेक्ट आंसर x इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर भी 1 होना चाहिए इसके हिसाब से। ठीक सवाल था। ये कंसेप्ट कोई बच्चा सीधे फॉर्मूला लगाना चाहे हो सकता है तब भी आ जाए, लेकिन ये बेटर अप्रोच है। अगला सवाल देखें। अगला सवाल केटीजी में जो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला ये सही से याद होगा वो इस सवाल में हार्डली 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाएगा और ये सवाल बहुत प्यार से बन जाएगा। कैसे, मैं दिखाता हूं। मीन फ्री पाथ को लेट से हम लोग लैम्डा से डिनोट करें तो लैम्डा a अपॉन लैम्डा b, ये जब रेशो लिखेंगे फॉर्मूला बोलता है कि जो मीन फ्री पाथ है 1/√2n, मैं यहां लिख देता हूं। मीन फ्री पाथ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है √2n पाई d स्क्वायर 1/, में हम कह सकते हैं मीन फ्री पाथ n और d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब यहां रेशो लिखेंगे तो NB इंटू DB स्क्वायर, ये ऊपर दिखेगा क्योंकि B वाला पार्ट नीचे है, और इधर NA इंटू DA स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू है सो रख देते हैं हम लोग। हमें ये दे रखा है कि मीन फ्री पाथ ऑफ A इज हाफ ऑफ, यानी लैम्डा A अपॉन लैम्डा B 1/2 है। अच्छा जी, इधर से आ गया NB अपॉन NA। अच्छा, डायमीटर में उल्टा दे रखा है, डायमीटर में A का डायमीटर B से डबल है, तो यहां ये रेशो हमें 1/2 का स्क्वायर मिल जाएगा। अब इसको अगर हम लोग देखें अब तो ये 2 इक्वल टू NB अपॉन NA, ऐसा रिलेशन बन रहा है। अब जरा देखें कौन सा इसमें सही बैठेगा। तो एक हाफ वाला रिलेशन दिख रहा है, तो NA इक्वल टू NB/2। तो एक ट्रैप है, बच्चे कई बार गलती करें उल्टा निकाले तो इसको भी पकड़ लेते हैं आंसर की तरह, लेकिन सही आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। इसका सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन आप लोग लिख सकते हैं। मूविंग ऑन। अब इस क्वेश्चन को देखें तो ये बॉयंसी और एसएचएम को रिलेट करते हुए एक सवाल है। आप क्लास नोट्स देखें तो बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, एसएचएम में ये कराया जाता ही है। अब इसमें मैं एसएचएम की थ्योरी थोड़ी सी रिकॉल करा दूं कि ये मान लीजिए फ्लूइड है, इसमें कोई ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और आप इसको कुछ y डिस्टेंस नीचे जब सबमर्ज करेंगे और प्रेस करेंगे तो इसका सबमर्ज वॉल्यूम बढ़ जाता है। सबमर्ज वॉल्यूम बढ़ने से इस पे बॉइंट फोर्स बढ़ता है और नेट फोर्स इस पे ऊपर लगेगा। उसी नेट फोर्स को हम लोग निकालना चाह रहे हैं।
तो जब आप इसको y सबमर्ज करते हैं तो इस पे लगने वाला जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उतना ही होगा जितना बॉइंट फोर्स बढ़ गया है वेट के बाद। तो रीस्टोरिंग फोर्स जब हम लिखेंगे तो हम देखेंगे कि कितना वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है, डेल्टा वी इंटू फ्लूइड की डेंसिटी और इंटू जी, ये रीस्टोरिंग फोर्स बनने वाला है। अब इस डेल्टा वी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, y जितनी उसकी डेप्थ बढ़ी है इंटू इसका एरिया, ये वॉल्यूम हो गया जो चेंज हुआ है, इंटू रो एफ इंटू जी। अब इस रीस्टोरिंग फोर्स को कुछ ऐसे रूप में लिख देना है हमें ताकि ये F इक्वल टू माइनस के वाई से कंपेयर करने लायक हो जाए। तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एसएचएम की इक्वेशन में तो F इक्वल टू माइनस के वाई होता है, तो कंपेयर करने पे K की वैल्यू मिल गई हमें। तो कंपेयर करने पर K मिल रहा है हमें A रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी। अब यहां से मैं टाइम पीरियड अगर निकालूं तो वो बनता है 2 पाई रूट m बाई के, और K की जगह मैं ये वैल्यू लिख दूं A रो एफ इंटू जी। कुछ बच्चों को हो सकता है डायरेक्ट रिलेशन याद हो तो उनको वहां एज मिल जाएगी नो डाउट। कंक्लूजन ये आया कि जो टाइम पीरियड है फ्लूइड की डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब जब हम पहले केस का और दूसरे केस का टाइम पीरियड कंपेयर करेंगे तो बाद वाले केस की डेंसिटी अपॉन पहले वाले केस की डेंसिटी का रूट यहां लिखना चाहिए। अब देखें डेटा क्या दिया हुआ है हमें, सेम कॉर्क इज अंडर डेंसिटी सिमिलर ऑसिलेशन टाइम पीरियड, टाइम और इसका रेशियो हम लोगों ने रख दिया जिसे रो बी अपॉन रो ए। बी वही है जो इसको ये लोग 2 कह रहे हैं, ए वही है जिसको ये लोग 1 कह रहे हैं। तो रो 2 अपॉन रो 1 1/4 आ रहा है। वाह, सबसे पहला ऑप्शन ही है ये, तो इस बार पहला ही ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसमें 2 ही अप्रोच थी, या तो बच्चे को फॉर्मूला याद आता, नहीं तो ये इस तरीके से डिराइव या करके रिलेशन जब तक नहीं मिलेगा डेंसिटी के साथ तब तक ये सवाल अधूरा ही रह जाएगा। खैर आगे बढ़ते, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते, फॉर साउंड वेव्स नंबर ऑफ नोड। ये तो बहुत बेसिक सवाल है, आपको ओपन ऑर्गन पाइप क्लोज ऑर्गन पाइप ये देके बस इतना ही पूछा जा रहा है कि भैया कितने नोड्स बनेंगे पर्टिकुलर हार्मोनिक में और कितने नहीं। पहले केस में हमारे पास ओपन एंडेड पाइप है यानी ओपन ऑर्गन पाइप। ध्यान देने की बात है इसका 5th हार्मोनिक दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप है ये। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसका फर्स्ट हार्मोनिक बनाऊं, फर्स्ट हार्मोनिक का शेप कुछ ऐसा सा दिखेगा जिसमें एक ही नोड आएगा और ऐसे ही ऐड होते जाएंगे। तो 1 2 3 4, ये इसके 5th हार्मोनिक हो गया। एक हार्मोनिक में लेंथ λ/2 के बराबर होती है, तो यहाँ λ/2 λ/2 के 5 सेक्शन बनने चाहिए। तो ऐसे में कोई गिने तो कितने नंबर ऑफ नोड्स आए हैं, 1 2 3 4 5 नोड्स हैं बच्चों, यानी n की वैल्यू 5 है। अच्छा जी, इसकी बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखें क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसमें 9th हार्मोनिक। क्लोज ऑर्गन पाइप, सावधान, क्लोज ऑर्गन पाइप में इस एंड पे आपको एंटी नोड मिलना है, इस एंड पे नोड। और दूसरी बात इसमें केवल ऑड नंबर हार्मोनिक्स आते हैं, इवन आते ही नहीं। तो इसकी जब आप 9th हार्मोनिक देखोगे तो जैसे ये 9th हार्मोनिक में लेंथ इसकी 9 λ/4 होनी चाहिए। तो λ/4 का एक सेक्शन हो सकता है, मैंने कम या ज्यादा बना दिया हो, λ/4 का एक सेक्शन ये हो गया और ऐसे 9 सेक्शन बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब इसमें नंबर ऑफ नोड्स गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 नोड्स इसमें आ जाएंगे हमारे पास। तो दोनों में नंबर ऑफ नोड सेम आ रहा है, तो इसका रेशियो हमें कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे 1 इसका रेशियो मिल जाएगा बच्चों। दोनों में ही m की वैल्यू, नंबर ऑफ नोड्स की वैल्यू 5 आ रही।
तो चाहे इसका फिफ्थ हार्मोनिक हो चाहे फिर इसका नाइन्थ हार्मोनिक हो, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यानी फर्स्ट वन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें 35 सिंपल एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको मास डिफेक्ट निकालने के बाद और बाइंडिंग या क्यू वैल्यू निकाल देनी है। तो क्यू वैल्यू हम लोग जनरली कैसे निकालते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के मास का डिफरेंस लेके। तो आप देखिए जो रिएक्टेंट साइड है उस साइड मास ये है 238.05, प्रोडक्ट साइड का मास ये, इन दोनों को ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट करते हैं रिएक्टेंट के मास से। तो रिएक्टेंट का मास 238.05 माइनस 234.043 और माइनस 4.003 और इंटू सी स्क्वायर करने से वैल्यू मिल जाती है। तो जब हम लोग देखें इसकी कैलकुलेशन करके तो ये 238.05 है, तो ये 234.043 और 043 प्लस 003 करोगे तो 0.046 आ जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 0.004 और इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हमारी 3726 अपॉन 1000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और इसी को हम लोग इतना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कह सकते हैं। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। फेयरली इजी था, बस कैलकुलेशन पेशेंस के साथ करनी थी कि ऑप्शन काफी पास थे, बहुत अच्छा चांस है कि आप इसमें कुछ गलती कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे बेस्ड डायरेक्ट सवाल है। इसमें इंडेक्स कनेक्शन का यूज करा गया है। कंसेप्ट ये है कि जब भी ऑप्टिकल बेंच का यूज करके हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से नीडल के बीच की जो दूरी होती है और हम नीचे ऑप्टिकल बेंच से जो स्केल की रीडिंग लेते हैं उनमें थोड़ा फर्क आ जाता है। उसी फर्क को हम लोग इंडेक्स करेक्शन के नाम से वहां पर मेजर करते हैं, और जो भी हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे उसमें करेक्शन के तौर पर उसको लिखा जाता है। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज यूजिंग ऑप्टिकल बेंच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े हम लोग। ओके, इसके लिए तो शायद कुछ लिखने की जरूरत ना हो। केपलर लॉ बोलता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इससे टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 मिल जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों को याद ना आया हो, तो बेसिक न्यूटन लॉ। तो उसमें आप ये बोलोगे कि जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सैटेलाइट पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगना। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो इससे ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और ओमेगा खुद टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इससे भी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r³ तक पहुंचा जा सकता था। दोनों तरीके से तो सवाल सिंपल था। टी इसका ऑप्शन नंबर 3 हमको आंसर मिल जाएगा, टी प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2। नेक्स्ट सवाल, ये बच्चों को कई बार बताया जाता है कि थर्मल प्रॉपर्टीज वाले जो कांस्टेंट है बच्चों और किसी चैप्टर में नहीं दिखाई पड़ते, तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले इनकी यूनिट भूल जाना बहुत ही नेचुरल है, फिर भी याद कराया जाता है बच्चों को बार बार बीच बीच में। तो जिन्होंने टाइम लगा के इसको करा होगा उनके लिए सवाल आसानी से हो गया होगा। तो जैसे पहला है हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को देखें तो पावर अपॉन एमिसिविटी, एरिया और टी टू द पावर 4, टी यानी टेम्परेचर, ये इसका रिलेशन हो गया। दूसरा मैं लिखूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एनर्जी वाइज, मतलब केवल डायमेंशन वाइज में लिखूं, फैक्टर्स को नहीं देख रहा हूं, एनर्जी को मैं ई से दिखा रहा हूं और पर यूनिट टेम्परेचर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बी, वो लैम्डा इंटू टी के बराबर होता है। यहां पर टी टेम्परेचर, लैम्डा वेवलेंथ। अब ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है सिग्मा बी
और k की पावर -1 है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख दे रहा हूं। और इनको जब हम लोग रिलेट करेंगे तो ये बन जाएगा p अपॉन एप्सिलॉन a t टू द पावर 4, ये तो सिग्मा रख दिया मैंने। अच्छा, k b की जगह e/t ये रख दिया, और b की जगह लैम्डा इंटू टी ये रख दिया मैंने। अभी मैंने डायमेंशन फॉर्मूले नहीं लिखे, मैं केवल ऐसे ही थोड़ा। तो इसमें पावर p लैम्डा t ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, कुछ नीचे आया एप्सिलॉन a और t स्क्वायर। अच्छा, एक एनर्जी और है E। अब एनर्जी आपका पावर इनटू टाइम से लिखा जा सकता है, जिससे वो पावर कैंसिल हो जाएगी। अब मैं बेसिक टर्म्स में इसको ले आया हूं, तो यहाँ स्मॉल t टाइम के लिए आ गया। एनर्जी को पावर इनटू टाइम, फिर पावर कैंसिल कर दी। अब आप देखें, ये एप्सिलॉन तो डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। लैम्डा इसकी डायमेंशन L और एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर। अच्छा, यहां मैंने T4 लिख दिया है गलती से, T स्क्वायर ही है। T यहां पर टेम्परेचर है, तो उसको K -2 से लिखा जाएगा, और ये स्मॉल t टाइम के लिए इसको हम T लिख देंगे। तो इसका सही एक्सप्रेशन बनना चाहिए डायमेंशन का L -1 T -1 एंड K -2। L -1 T -1 K -2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट बैठेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपको लगाना है। इसमें गलती का चांस बहुत ज्यादा नहीं था, अगर आप सही से कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चले हम लोग। 39 सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है, जिसके लिए वेवलेंथ क्रिटिकल वेवलेंथ से कम होगी वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। जहां ज्यादा होगी वहां नहीं होगा। तो पहले वाले केस में बोल रहे हैं जो क्रिटिकल वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ λ1, वो आने वाले फोटोन की वेवलेंथ से कम। तो जब अगर कम है तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पहले केस में नहीं होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको 0 ही मिलने वाला है। तो V1 तो 0 होगा। अब हम बात करें λ2 और λ3 में, जिसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है, उसके लिए आप बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आएगा। और जिसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ उल्टा बोल गया, जिसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा, और जिसके लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम आएगा। तो V2 छोटा होना चाहिए, V3 बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे में हमें क्या क्या चीज मिल गई? एक तो V1 0 होगा क्योंकि कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, और दूसरा V2 V3 से छोटा होगा। ऐसे में हमें ऑप्शन क्या मिल जाता है? इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाता है। 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, 39 हो गया हमारा। 40 वाले को देखें। इस क्वेश्चन में बच्चों एक डेटा का अभाव है, हम लोग इसको दोनों एंगल से सोच सकते हैं। पहले उस बारे में बात करें कि मोस्ट स्टैंडर्ड इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। इसमें हमें ये तो बोल रखा है कि नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10 है, लेकिन वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल के साथ कितने डिवीजन के साथ मैच कर रही है नहीं बोल रखा है। मोस्टली ये दिया रहता है कि 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन, ये ऐसा नहीं दिया गया। खैर, अगर वैसा होता, इफ 10 VSD इक्वल टू 9 MSD, यदि ऐसा होता, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं स्टैंडर्ड वाले केस में, तो लीस्ट काउंट हमें 0.1 मिलीमीटर मिल जाता है इसका। और ऐसे में जब 0 एरर देखते, इसमें जो बात कही गई है कि 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज लेफ्ट ऑफ द मेन स्केल, तो ये तो नेगेटिव 0 एरर है। तो इस नेगेटिव 0 एरर में आप मेन स्केल रीडिंग -1 और वर्नियर स्केल रीडिंग हमें क्या दे रखी है, एंड द जॉज मींस 4th वर्नियर कोइंसाइड, तो वर्नियर स्केल रीडिंग होगी 4 और इनटू लीस्ट काउंट हो गया 0.1, तो ये वैल्यू बनती है -0.6 mm, ये 0 एरर। तो ऐसे में जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए इसकी, वो आनी चाहिए मेजर्ड वैल्यू 1 सेंटीमीटर माइनस -0.06 मिलीमीटर को मैं सेंटीमीटर में कर दे रहा हूं,
तो ये वैल्यू आपकी 1.06 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर के लिए आनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन 1.04 है। अब यहाँ ऐसे दिमाग लगाया जा सकता है कि अगर नेगेटिव जीरो एरर है कि वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट में है, तो जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा ही होगी। अब मेजर्ड वैल्यू 1 है और उससे ज्यादा एक ही वैल्यू अवेलेबल है, तो उस हिसाब से इसका आंसर फर्स्ट ही सब लोग देना चाहेंगे। अब मेरे को इसमें डाउट है कि ये डेटा मानना है या केवल इतना ही सोचना है कि 1 से बड़ी रीडिंग आनी चाहिए और आंसर हो जाना चाहिए। तो इसमें मैं कहूंगा अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि या तो ये बोनस जाएगा या इसका आंसर 1.04 ही होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसका आंसर 1 इसलिए मान रहे हैं कि और कोई ऑप्शन है नहीं, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है ऐसा दिया नहीं, तो जो है वही सही है। फिर ये सवाल कंसेप्चुअली अच्छा है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। इसमें एक कंडक्टर है, ध्यान देंगे, कंडक्टर है, उसकी कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब कंडक्टर में कैविटी के अंदर चार्ज है तो कैविटी के अंदर फील्ड जीरो नहीं होगा, तो पॉइंट ए कैविटी के अंदर ही है, तो वहां नेट फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि कुछ इनक्लोज चार्ज है वहां। तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि E at A जीरो नहीं होगा। अब कंडक्टर में आप कुछ भी चार्ज दो तो बाहर वाली सरफेस पे वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो बाहर जो पॉइंट होंगे उनके लिए ये एक स्फेरिकल कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। तो अगर B और C की सेंटर से दूरी सेम है और स्फेरिकल सिमेट्री है, तो ऐसे में फील्ड भी दोनों जगह सेम आएगा, मैग्नीट्यूड भी हम लोग कह सकते हैं। तो E at B should be equal to E at C and E at A should not be equal to 0। ये दोनों बराबर होने चाहिए और A पे फील्ड जीरो नहीं होगा। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका। आगे बढ़े, ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, बाकी अंदाजा केवल इस चीज से लगा सकते हैं हम लोग। एक तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, बुक्स में भी मिलता ही है, दूसरा इसलिए कि जितने कम एंगल पे होंगे पार्टिकल की डेंसिटी वहां उतनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा पार्टिकल, तो यानी इसमें बोला जाता है कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, तो यानी कम एंगल वाला जो डेविएशन होगा उसमें पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा आएगा, और जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाएंगे डेविएशन का, पार्टिकल्स का नंबर कम होना चाहिए, स्मूथली कम होना चाहिए। तो फोर्थ ग्राफ इस चीज के लिए सबसे सही कोलैबोरेट कर रहा है। तो इसका आंसर बच्चों, सही आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43 पे अब ध्यान दें हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बेसिक सवाल है। आपको एक प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देकर इस साइकिल में टोटल हीट सप्लाई टू द गैस पूछा है। अब यहाँ लैंग्वेज कई बार क्रिप्टिक हो जाती है, इसमें हमें क्लियरली ये नहीं बताया कि हीट एब्जॉर्ब, हीट लॉस, उनका रिजल्टेंट, ये खाली एब्जॉर्ब। तो सप्लाइड पूछा है तो हम यही देखेंगे कि कितना नेट एक्सचेंज हुआ होगा। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। तो आप किसी भी साइकिल में Q साइकिल को W साइकिल के बराबर लिखते हैं, और W साइकिल एरिया अंडर PV ग्राफ आना चाहिए, और एरिया बहुत सावधानी से दिख रहा है इसका 300 माइनस 100, ये तो रेक्टेंगल की एक लेंथ हो गई, और विड्थ लिखेंगे तो 5 माइनस 2, और ये वैल्यू हमें मिल जा रही है 600 जूल। तो बहुत सीधा सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। 44th क्वेश्चन पे हम लोग आगे चले, तो इसमें मैग्नेटिज्म और थोड़ा सा NLM जोड़ दिया है। हालांकि इस बार NLM को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा गया है, एक ही सवाल इससे पहले दिखा था बैंकिंग वाला, एक यहाँ इसको रिलेट कर लिया है। अब दो इनफाइनाइट वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग ILB वाले फॉर्मूले से निकालते जो है, तो मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट अगर लिख दूं तो ऐसा आता है म्यू0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। इसमें करना कुछ नहीं है, आप ऐसा मान सकते हैं कंसेप्चुअली कि इधर I1 वायर है और दूसरा I2 है, इनके बीच की दूरी d। तो पहले हम I1 की वजह से I2 के पास मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड तो हो जाएगा म्यू0 I1 अपॉन 2 पाई d, और इस फील्ड में I2 पे लगने वाला फोर्स लिखेंगे, और उस फोर्स को जब I2 की लेंथ से डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये फोर्स कैसे लिखेंगे मैं ये भी लिख दूं, हो सकता है फॉर्मूला याद ना हो कुछ बच्चों को।
I2 इंटू एल इंटू बी। अब ये F/L इधर चला जा रहा है, I2 की जगह है और B की जगह ये वैल्यू रखते तो ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि जो वायर नीचे है वो ऊपर वाले वायर के अट्रैक्शन की वजह से राइज नहीं करना चाहिए। तो जाहिर सी बात यही है कि ये जो फोर्स होगा पर यूनिट लेंथ, ये इसके वेट पर यूनिट लेंथ से छोटा आना चाहिए। तो हम इस फोर्स को म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी को mg के बराबर ही इक्वेट कर देते हैं, mg के बजाय m/l इंटू जी, मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा यहाँ। तो जब हम इसमें अब वैल्यू रखना शुरू करें, करंट एक I दूसरा 2I बताया अपॉन 2 पाई। अच्छा जी, इनके बीच की डिस्टेंस हमें क्या दी है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ h, वो पूछा ही। मास पर यूनिट लेंथ सीधे लैम्डा बताया गया है और इंटू जी। और जब हम यहां से h की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी, कुछ ऐसा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसका हमें थर्ड ऑप्शन सही आंसर मिल जाना चाहिए बच्चों। करेक्ट ऑप्शन शुड बी थर्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो एसएचएम पे बेस्ड एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ कैसा बनता है। तो अगर मैं रिलेशन लिखूं उनके बीच का, तो ज्यादातर बच्चों को ये रिलेशन याद रहता है एसएचएम में। इसी को थोड़ा सा हम लोग रीमॉडलिंग कर दे और इसको कुछ इक्वेशन का रूप दे दे तो ये ऐसी सी इक्वेशन बन के आ जाती है। प्राइमा फेसी ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। इलिप्स सर्कल कब बनता है? अच्छा, इलिप्स सर्कल तभी बनेगा जब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ बराबर हो जाए। तो इसमें ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, इन दोनों की लेंथ को बराबर कर देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए इसको सर्कल बनने के लिए। ये मेन बात, वैसे इलिप्स बनता है सर्कल में दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे आपको ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब ओमेगा स्क्वायर अगर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू खुद k/m होती है। तो इससे k और m बराबर आते हुए दिख रहे हैं साफ साफ। तो ये सवाल भी फेयरली इजी ही था। इसका हमें ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर मिलना है। इसका आंसर था। तो ये थे बच्चों 26 से लेके 45 तक के ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। आप लोग जरूर बताइएगा ये आपको कैसा पेपर लगा और सॉल्यूशंस में आपको कितना अच्छा मजा आया। ओके बच्चों, थैंक यू।